बच्चों, आज हम नया चैप्टर रोज़गार एवं सेवाएं स्टार्ट करेंगे। रोज़गार और सेवाएं दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। सेवा क्षेत्र में रोज़गार का काफ़ी महत्व है। रोज़गार बढ़ता है तो सेवा क्षेत्र का भी विकास होता है। वहीं दूसरी ओर यदि सेवा क्षेत्र का विकास होता है तो उसके साथ रोज़गार के नए अवसर भी प्राप्त होते हैं। तो रोज़गार और सेवाओं के आपसी संबंध के बारे में जानने से पूर्व हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि रोज़गार क्या होता है। तो प्रश्न उठता है कि रोज़गार क्या है। रोज़गार का अभिप्राय हुआ कि जितने भी एक देश में मानव संसाधन हैं, यानी जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों को भी अब मानवों को या व्यक्तियों को या ह्यूमन बींग्स को भी रिसोर्सेज या संसाधन के रूप में लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी एक तरह का रिसोर्स है, एक एक्टिव रिसोर्स है, सक्रिय साधन है उत्पादन का। जब तक मानव संसाधन अन्य उत्पादन के संसाधनों के साथ जुड़ता नहीं है या अपनी कुशलताओं या हुनर का प्रयोग नहीं करता है, तब तक उत्पादन कार्य करना असंभव होता है। तो मानव को भी मानव संसाधन के नाम से जाना जाता है। तो मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाया जाता है जिससे देश की उत्पादकता बढ़ती है एक और दूसरी तरफ व्यक्ति जो मानव उस कार्य में, उस उत्पादकीय कार्य में लगे हैं, वह उसके माध्यम से, उस उत्पादकीय कार्य को करने के माध्यम से जीविकोपार्जन करते हैं, यानी इनकम जनरेशन करते हैं। उनको आय मिलती है और उस आय का इस्तेमाल वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए करते हैं। तो रोज़गार में दो बातें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली बात ये हुई कि रोज़गार में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे मानव संसाधन हैं, हम उन्हें किस तरह के कार्यों में लगाते हैं? उत्पादकीय। यस। तो रोज़गार का अभिप्राय पहली बात हुई कि मानव संसाधन को उत्पादकीय कार्यों में लगाना। मानव संसाधन को उत्पादन कार्यों में लगाना। जब तक मानव संसाधन को हम उत्पादकीय कार्यों या उत्पादन संबंधित कार्यों में नहीं लगाएंगे, तब तक उत्पादन संभव ही नहीं होगा। हमारे पास जो भी उत्पादन के साधन हैं विभिन्न, जैसे कि भूमि है हमारे पास, पूंजी है हमारे पास, हमारे पास श्रमिक हैं, मजदूर हैं, हमने उनको एकत्र करके संगठन बना लिया, एक साहसी या एंटरप्रेन्योर लिया जो पूरा इन आर्थिक क्रियाओं का रिस्क बेयर कर रहा है। तो ये सब जब व्यक्ति मिलते हैं तो फिर उत्पादन की क्रिया की जाती है। ठीक है, तो उस उत्पादन में लगाने को ही हम रोज़गार कहते हैं। इसके साथ जब हमने उत्पादकीय कार्य में लगाया मानव संसाधन को, तो इसके बाद क्या होता है? दूसरा स्टेप इसका क्या होता है? आय का सृजन। आय का सृजन। उत्पादन के बाद इनकम जनरेट होती है, आय का सृजन होता है, और उत्पादन कार्य में जो भी मानव संसाधन या जो भी संसाधन, मानव संसाधन के अतिरिक्त अन्य संसाधन भी लगे होते हैं, जैसे भूमि भी एक तरीके का साधन है, उस भूमि के प्रयोग के बदले भी हमें लगान देना पड़ता है। पूंजी भी एक तरह का संसाधन है, उसके प्रयोग के बदले ब्याज देना पड़ता है। तो इस तरीके से आय का सृजन होता है। और फिर इस आय का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। ठीक है, आवश्यकताओं की संतुष्टि। तो हमने क्या देखा कुल मिला के? रोजगार क्या है? मानव संसाधन को ऐसे उत्पादकीय कार्यों में लगाना जिससे आय का सृजन हो, और उस आय का इस्तेमाल वही मानव किस चीज़ में? अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि में करते हैं। जैसे उनकी, हमारे मानव की या हम लोगों की आवश्यकताएं क्या होती हैं? अच्छा घर होना चाहिए, खाने के लिए पर्याप्त भोजन होना चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र होने चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो इन मूलभूत आवश्यकताओं की अगर पूर्ति हम कर पा रहे हैं रोज़गार के माध्यम से, तो इसे रोज़गार कहा जाता है। तो ये बात हुई कि ये तो रोज़गार क्या है ये हमने जाना।
अब बात उठती है कि जहाँ रोजगार की हम बात करते हैं तो इसके साथ साथ एक आर्थिक समस्या हमारे सामने आती है, और वह आर्थिक समस्या है बेरोजगारी की समस्या। यानी कि बेरोजगारी वो स्थिति है जब कोई व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है, कार्य करने में इच्छुक है, लेकिन उसे उसकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिल रहा है और वह कार्य नहीं कर पा रहा, यानी उत्पादन प्रक्रिया में वह अपना योगदान किसी तरीके से नहीं दे पा रहा। तो इस स्थिति को या इस तरह के जो मानव संसाधन जो हमारे रोजगार में नहीं लगे हैं उन्हें हम बेरोजगार कहेंगे, और इस स्थिति को हम बेरोजगारी की स्थिति कहेंगे। अब इस बेरोजगारी की स्थिति से उबरने का तरीका क्या है कि हम रोजगार के अवसरों को बढ़ाएं, है ना। समाज में, देश में रोजगार के नए नए अवसर दिए जाएं। तो ये रोजगार के अवसर किस प्रकार से दिए जाएंगे, या एक अर्थव्यवस्था में रोजगार के संसाधन कैसे क्रिएट या जनरेट होते हैं, या कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रोजगार के अवसर हमें प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, हम पहले भी पिछले चैप्टर में भी हम ये डील कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसके विषय में हमने चर्चा भी की थी कि अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं वह 3 होते हैं। अभी हम उनको शॉर्ट में देखेंगे। तो वो 3 क्षेत्र हमारे क्या हैं? सबसे पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, इस प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यह वह क्षेत्र है जो द्वितीयक और तृतीयक यानी अन्य क्षेत्रों को रॉ मटेरियल या कच्चा माल उपलब्ध कराता है। प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर अन्य क्षेत्रों का विकास निर्भर करता है। तो कृषि में बहुत सारे रोजगार के अवसर होते हैं। भारत जैसे अन्य विकासशील जितने भी देश हैं वहाँ पर जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। वही स्थिति भारत में भी है। भारत की भी 50% से अधिक आबादी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। तो कृषि के ऊपर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। दूसरा क्षेत्र है हमारा द्वितीयक क्षेत्र। या सेकेंडरी सेक्टर। इस द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, या उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं इसे हम। औद्योगिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का इस्तेमाल द्वितीय क्षेत्र में किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण किया जाता है। इससे नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे गन्ना प्राथमिक क्षेत्र से आया, गन्ना की खेती हुई, प्राथमिक क्षेत्र से हमें गन्ना मिला और उस गन्ने का इस्तेमाल करके चीनी बनाई गई द्वितीय क्षेत्र में। इसी तरीके से कपास की खेती प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है और उस कपास का इस्तेमाल करके फिर धागा और फिर कपड़ा बनाना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि द्वितीय क्षेत्र में जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हों या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हों, ये सभी तरह की इंडस्ट्रीज़ हमारी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और अभी जितने भी विकासशील देश हैं वहाँ पर देखा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ जो है वो तेज़ी से हो रही है। जितनी ज़्यादा संख्या में इंडस्ट्रीज़ होंगी उस देश का आर्थिक विकास उतना ही तेज़ी से होगा। भारत में भी औद्योगिक क्षेत्र जो है वो पहले की तुलना में विकास कर रहा है। तीसरा क्षेत्र है हमारा तृतीय क्षेत्र। यानी कि टर्शरी सेक्टर। इस सेक्टर को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, या इस क्षेत्र का अन्य नाम है सेवा क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता जा रहा है। वर्तमान में ये सेक्टर बहुत तीव्रता से विकास कर रहा है। जैसे जैसे कोई देश
अल्प विकसित या विकासशील की श्रेणी में होता है, उस समय उस देश में प्राथमिक जो क्षेत्र है उसका विकास ज़्यादा होता है, यानी या उस पर लोग रोज़गार के लिए ज़्यादा निर्भर करते हैं। लेकिन जैसे 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 डेवलपमेंट हमारा होता जाता है, वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र का डेवलपमेंट और ज़्यादा होता चला जाता है। तो कुल मिला के हमने देखा कि रोज़गार के लिए किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था के जो नागरिक होते हैं, किसी भी देश के जो नागरिक हैं या मानव संसाधन हैं, वह रोज़गार के लिए इन 3 क्षेत्रों पर ही निर्भर होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। बच्चों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र को और किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, उसे हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और तृतीय क्षेत्र का अन्य नाम क्या है, सेवा क्षेत्र है। अब हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से जानेंगे।